खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी एक्सटेंशन एक मरतबा फिर मौजूद बहस बनी हुई है और इस मरतबा इसको मौजू बनाया है खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। काजी फैसल साहब ने आज कुछ सहाफ़ियों के साथ वो खड़े थे, वहाँ पर बात करते हुए कहा कि भाई मुझे तो एक्सटेंशन की कोई ख्वाहिश नहीं है और मैं लेना भी नहीं चाहता, और मुझसे हुकूमत के जिन वज़रा की मुलाकात हुई थी मैंने उनसे कहा था कि जो अगर आप लाना चाहते हैं, कोई तरमीम लाना चाहते हैं आइन में और बाकी जजेस को एक्सटेंशन देना चाहते हैं तो दे दें, बट नॉट फॉर मी, मुझे नहीं चाहिए। ये एक ज़ाहिर बहुत बड़ी खबर थी कि काजी फैसल साहब ने खुद कह दिया है कि वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते। लेकिन दूसरी तरफ नुक्ता ये उठाया जा रहा है कि अगर काजी फैसल साहब इतना अहम बात कर रहे हैं तो फिर अदालती साल के पहले दिन की तकरीब में वो ये बात कह देते तो शायद वो ज़्यादा एक मजबूत बात होती। कुछ लोगों का ख्याल यह है कि नहीं, अगर आईनी तरमीम आ गई तो फिर तो बाइंडिंग हो जाएगा चीफ जस्टिस पर, तो फिर तो वो उसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकते और वो रिफ्यूज़ नहीं करेंगे और फिर तो वो ना चाहते हुए भी उसको कबूल कर लेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो ये मुख्तलिफ तरह के तबसरे हो रहे हैं और मुख्तलिफ ऑप्शंस भी ज़ाहिर है उनके सामने मौजूद हैं। वो चाहें तो वो इनकार कर दें आईनी तरमीम की सूरत में और चाहें तो वो इसको कबूल कर लें। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह है कि क्या आईनी तरमीम होने के लिए नंबर पूरा हो गया है? हुकूमती ज़राए ये दावा कर रहे हैं और आज के अखबारात में ये खबरें लगी हुई हैं कि नंबर पूरा कर लिया है, 224 पूरा हो गया है हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए, और उसके लिए मौलाना फजल रहमान ने नोट कर दिया है। अगर मौलाना फजल रहमान साथ मिल गए हैं तो भी उनके मिलने से नंबर पूरा नहीं होता। जाहिर है कुछ लोगों को, पीटीआई के लोगों को भी साथ मिलाना पड़ा होगा, लेकिन बहरहाल खबरें यही आ रही हैं और आज छापी भी गई हैं कि नंबर पूरा हो गया है। अब क्या वाकई मौलाना फजल रहमान ने नोट कर दिया है और वो रजामंदी का इजहार उन्होंने कर दिया है, और क्या वाकई हुकूमत के पास नंबर पूरा हो गया है, और क्या वाकई कोई आईनी तरमीम होने जा रही है, और क्या हुकूमत चाहती है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब कंटिन्यू करें? क्योंकि पिछले दिनों नून लीग के रहनुमाओं ने ये स्टेटमेंट बबांगे दोहल दी हैं कि जस्टिस मंसूर जो हैं वो अगले चीफ जस्टिस होंगे, ये वो कह चुके हैं। तो अब इसमें देखना यह है कि ये जो ऊंट है वो किस करवट बैठता है। आज बड़ी अहम मीटिंग भी हो रही हैं। पीपल्स पार्टी ने भी अपनी अहम क़यादत को बुलाया हुआ है, यानी जरदारी साहब ने बुलाया हुआ है मुलाकात करने के लिए। फिर शहबाज शरीफ साहब ने आज इशाइया का एहतमाम कर रखा है और अब से कुछ देर के बाद जो है वो ये इशाइया होने जा रहा है जिसमें जो इत्तेहादी हैं उनको बुलाया गया है। अब देखना यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब उसमें आते हैं और क्या वो ये एक इशारा मिल जाता है कि नंबर पूरा हो गया है। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर बहरहाल एक ऐसी समत में बढ़ रही हैं जिससे हुकूमत शायद अपने हक में कुछ कानून साजी कर सके, लेकिन तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया है कि वो बहुत सख्त रद्द-ए-अमल देंगे और बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो इसके नतीजे में चलाएंगे अगर काजी फैसल साहब को कंटिन्यू करने का फैसला किया गया। तो ये तमाम मामलात हैं। इस पर मेरे साथ आज के प्रोग्राम में हाफिज़ एहसान अहमद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप साहब, खुश आमदीद प्रोग्राम में। नईम हैदर पंजोता मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ से। लेकिन पहले ये बता दीजिए हाफिज़ साहब के चीफ जस्टिस साहब कि इस बात को कितनी अहमियत दी जा सकती है जिसमें उन्होंने सहाफ़ियों से खड़े हुए गैर रस्मी तौर पर कहा कि भाई मैं तो कंटिन्यू नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई आईनी तरमीम हो जाती है तो फिर तो ज़ाहिर है वो तो आइन हो जाएगा, फिर तो उनकी मुद्दत बढ़ी जाएगी। तो क्या वो अर्ली रिटायरमेंट लेकर चले जाएंगे फिर, या कंटिन्यू करेंगे? क्या तरजीह होगी उनकी? असल एक तो ये है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जजेस का एक अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, या उसके अंदर एक एज का है जो एलिवेशंस का है, या उसके बाद रिटायरमेंट का है, या पाकिस्तान की इवन सिविल सर्विस जो है उसमें एक्सटेंशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप सिविल सर्विस से रिटायर्ड हुए तो आपकी रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट आपको एक नया कॉन्ट्रैक्ट देती है और वो नया कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस डिफरेंट आती है। इसी तरह पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आपने किसी को लेके आगे चलना है, यानी कि तो उसके अंदर ये है कि ये मुमकिन नहीं है, चूँकि जो आपकी जज की अपॉइंटमेंट या टेन्योर है चीफ जस्टिस के अलावा भी वो ये है कि अगर आप 45 साल के हैं तो आप हाई कोर्ट के जज एलिवेट हो सकते हैं, और अगर आप हाई कोर्ट के जज तक रहते हैं तो आपकी 63 साल उम्र है, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ जाते हैं तो आपकी 65 साल की उम्र एज ऑफ रिटायरिंग है। ठीक, अब इसके अंदर ये है कि गाहे बगाहे इसके अंदर चेंजेस आती रही हैं। कभी एलिवेशंस का पीरियड 40 साल पे था, अब उसे 45 पे कर दिया गया है, तो वो अक्रॉस द बोर्ड उस चीज़ के अंदर आएगा। अगर अब भी कुछ चीज़ आएगी तो उसको आप ये कह सकते हैं कि शायद जजेस का जो रिटायरिंग एज है उसको अक्रॉस द बोर्ड बढ़ाया जाएगा, और वो ये है कि अगर वो 63 है इस वक्त 60 उसको 65 कर दिया जाएगा, और अगर वो 65 है तो उसको आगे कर दिया जाएगा। तो लिहाजा इस हद तक बार बार ये कहना
कि जी चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन है वो नहीं है। हाँ, आर्मी चीफ का जो लॉ आया था जब उनके खिलाफ एक पटिशन फाइल की गई थी उस अपॉइंटमेंट के अंदर, तो वहां के ऊपर जो पार्लियामेंट है उसने एक लॉ पास किया है और वहां के ऊपर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का भी एक उन्होंने मैकेनिज्म जो है वो उसके अंदर प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अब इस हद तक कहना है, ये बार बार चीफ जस्टिस को ये सवाल करना एक्सटेंशन का, मेरा ख्याल है वो इसलिए नहीं बनता कि ना एक्सटेंशन कभी आज तक हुई है, ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो नहीं होगी। वो तो जाहिर है आपकी मुद्दत ही अगर बढ़ जाएगी आईनी तरमीम के जरिए से, तो हम उसको जाहिर है एक आम मानों में एक्सटेंशन कह रहे हैं ना, वो एक्सटेंशन तो नहीं होगी। देखना उनकी तो मुद्दत तो बढ़ जाएगी नहीं, वो ये है कि फिर असद वो जो बढ़ेगी वो सबकी बढ़ेगी। वो ये नहीं है कि सिर्फ चीफ जस्टिस को आपने 68 कर देना और बाकी जजेस को आपने ये कर देना है। चूंकि कोई भी अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आप पास करते हैं जो आर्टिकल 238 या 239 के नीचे पास की जाती है, कोई भी हाउस जो है उसे इनिशिएट कर सकता है, सेनेट या नेशनल असेंबली, तो जिस दिन वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है उस दिन से उसका इतलाक जो है हो जाता है। चलें इसमें मजीद बात करते हैं। कामरान मुर्तजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कामरान मुर्तजा साहब, आज के अखबारात में खबरें लगी हुई हैं कि हुकूमत का 2/3 अक्सरियत के लिए नंबर पूरा हो गया है और उसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने भी रजामंदी का इजहार कर दिया है। आप इन खबरों की तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं? ऐसी बात नहीं है, हमें कोई पार्टी की तरफ से अपने हुकूमत के साथ जाना है। कामरान साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने अर्ज किया कि मैं इसकी तरदीद कर रहा हूँ, हमें कोई पार्टी ने नहीं कहा कि आप तरदीद कर रहे हैं। जी, मैं तरदीद। आप अभी तक आप ये कह रहे हैं कि पार्टी ने ये फैसला नहीं किया कि वो हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए उनका साथ देगी? जी, पार्टी ने बिल्कुल हुकूमत के साथ जाने का अभी तक कोई फैसला नहीं। ठीक है, अच्छा तो सर ये बताइए कि अभी एक इशाया हो रहा है, उसमें क्या शिरकत कर रहे हैं? मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ जी, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा, आप तो ऑफिस जा रहे हैं। नहीं, आपसे मुराद है कि आपकी पार्टी की नुमाइंदगी हो रही है उस इशाये में? मेरे इल्म में नहीं है, मुझे ना किसी ने कहा है, ना पार्टी ने कहा है कि आपने जाना है, और मैं खुद अपने दफ्तर जा रहा हूँ। सही है सर। आपकी इस पर एज ए लीगल एक्सपर्ट आपकी राय क्या है? ये जो आज बात हुई है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं तो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता और मैंने हुकूमत से भी कहा था कि आप किसी और को देना चाहते हैं तो दे दें, मैं नहीं लेना चाहता। तो क्या अब इसको एक हतमी चीज समझा जाए, या अगर आईनी तरमीम हो जाती है किसी भी तरीके से, तो आपके ख्याल में क्या ऐसा होने से चीफ जस्टिस साहब पर बाइंडिंग हो जाएगा कि वो कंटिन्यू करें? नहीं, बाइंडिंग तो नहीं होगा उसमें। अगर चीफ जस्टिस साहब ने ऐसी बात कह दी और क्लैरिटी के साथ कह दी है तो फिर जो है ना, मेरा ख्याल है कि उनकी राय का भी एहतराम करना चाहिए और हुकूमत को ये जो है मसला जो है इससे पीछे हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। चलें, कामरान साहब ने तो खबर हमें ये दे दी है, वो कहते हैं कि जी मैं तरदीद कर रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है कि नंबर पूरा हो गया है। तो नईम हैदर पंजोता साहब, आज तो सारे अखबारात में बड़ी बड़ी खबरें लगी हुई हैं, सारे तो नहीं मतलब चंद अखबारात में, कि जी नंबर पूरा हो गया है 224, और 224 दो सूरतों में ही हो सकता है, मौलाना भी साथ आए और आपके लोग भी चंद एक साथ जाएं। तो आपके ख्याल में 200 पूरा हो गया, 224 पूरा हो गया? बहुत शुक्रिया असद भाई, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। देखें, पहली बात तो ये है, मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि कैसे आपने देखा कि 8 फरवरी को डाका डाल के 17 सीटों वालों को जैसे जितवाया गया, और उसके बाद फिर मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो फैसला आया, फिर हमारे जो जीते हुए मैंने 17 कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमने मुहावरा बना लिया 17 नहीं, देखें 17 भी मैं तो नहीं समझता कि इनकी, आप 17 भी नहीं समझते? ठीक है, मैं तो नहीं समझता बिल्कुल, क्योंकि जो रिजल्ट आ रहे थे 8 तारीख को उसके मुताबिक कुछ 17 सीटें वो बनती हैं, और उस सेंस के अंदर हम कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अब आप देख लें कि जहाँ पर रिकाउंटिंग करके और जो थैले थे उन थैलों के नीचे सुराख करके, और उसके अंदर जो हमारी जो है वो मेजॉरिटी थी, यानी कि हमारी जो बीट थी, जो हमने जीते हुए थे वोट की इतनी लीड से, वो लीड जो है उसके ऊपर डबल स्टैंप लगाकर हमारे लोगों को हरा दिया गया। और फिर आप ये देख लें कि जनाब अब जो है मुख्तलिफ जमातों को मिलाकर, और अगर वो जो है JUI को साथ मिलाते हैं, और फिर वही मंडियां जो सिंध हाउस में लगी थी, और वही अगर उसी तरीके से लोगों को उठाकर या उनको रिश्वत देकर या उनको डरा कर धमका कर और साथ पैसे देकर अगर यही करना है, तो फिर मेरा ख्याल में से ना पार्लियामेंट का फायदा है, ना सुप्रीम कोर्ट का फायदा है, ना फिर इस मुल्क का फायदा है। फिर क्या आप करने की जरूरत है? फिर इस आइन को भी बंद कर दें, इन किताबों को भी बंद कर दें। फजल रहमान साहब तो जाहिर है वो अपने एक नहीं, ये तो तमाशा सियासी फैसला करेंगे ना। नहीं, फजल रहमान तो आजाद है ना, वो किसी आपके डिसिप्लिन के पाबंद नहीं है ना। गुजारिश कर रहा हूँ, अगर वो करते हैं, अभी तक तो नहीं किया वैसे। देखें, मैं यही
गुजारिश कर रहा हूँ ना कि आईनी तारामीम के लिए बेसिकली किया जा रहा है, बेसिकली ये आज़ाद अदलिया के ऊपर वार है। और बेसिकली अगर आप देखें तो ये जो इदारे, हर इदारा एक अपनी जुरिस्डिक्शन रखता है, ये उसके अंदर मुदाखलत है। और मुदाखलत की क्यों जा रही है? क्योंकि चाहते ये हैं कि मुल्क जो है वो आइन के मुताबिक ना चले, इनकी मंशा के मुताबिक चले। मैं भी अडयाला जेल से खान साहब के पास ही था और आया हूं, और मैं फिर आपको बताऊंगा कि जिस तरह से तोशाखाना केस के अंदर ज्यादती की जा रही है, और जो आज जज साहब ने ऑर्डर पास किया, हम देख के हैरान रह गए और समाज के अंदर 4-5 घंटे रहे जो कुछ वहां हुआ। अच्छा, बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल के अंदर जजेस की तादाद बढ़ाना या काजी साहब को एक्सटेंशन देना, मैं ये समझता हूं कि जो 8 को डाका डाला गया है, या मुल्क के अंदर जो फस्तायत है, जो जुल्म है, जो जबर है, कोई जलसा जलूस करने की इजाजत नहीं है, जो जलसे की इजाजत दे के भी शैलिंग की जाती है, या रुकावटें डाली जाती हैं, या लोगों के घरों में छापे मारे जाते हैं, तो ये जो है उसके ऊपर दोबारा इसको कंटिन्यू करने के लिए, इसी को कंटिन्यू करने के लिए, अगर तो ये सब कंटिन्यू करने के लिए आपका मानना ये है कि क्यों नहीं है मानना? मैं आपको बताता हूं ना, 3-4 आपके सामने रख देता हूं। और फिर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, आप ये देख लें कि उन्होंने क्या रोल अदा किया, उनके बारे में गवाहियां दे रहे हैं। और फिर हम 9 मई के हवाले से दरखास्त लेकर गए, वो क्यों नहीं लगाई जा रही? 8 फरवरी को, सर सुन लें, 8 फरवरी को जो डाका डाला गया है, आज तक क्यों नहीं दरखास्त लाएगी? आप जिस 88 लोग मिलिट्री ट्रायल के अंदर है, वो क्यों नहीं सुप्रीम? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इदारा था जहां से मुल्क को इंसाफ मिलना था। तमाम इदारे तबाह हो चुके हैं, नैब को अपने मुताबिक चला रहे हैं, FIA को अपने मुताबिक, पुलिस, पंजाब हो, KP तो अब डेफिनेटली हमारी हुकूमत है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद हो, मुझे ये बताइए, सवाल तो ले लेना, फिर मैं आगे बढ़ूं आप साहब के पास। मुझे ये बताइए कि आप जिस फियर का इजहार कर रहे हैं, ये तो अमली तौर पर तभी मुमकिन है कि आपके भी चंद लोग जाके मिल जाएं हुकूमत के साथ, तभी 224 पूरा होगा। तो आपको अपने लोगों पे भी भरोसा नहीं है? हमें बिल्कुल भरोसा है, लेकिन मुल्क के अंदर हो क्या रहा है? हमारे लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिनसे करवाएगी, अगवा किया गया, उन्हें घरों में चादर चार दीवारी का तकद्दस पाओ, उनकी बीवियों को, बच्चों को पता नहीं क्या क्या धमकियां दी गई और उनके कारोबार बंद किए गए। जैसे लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के दूसरी जमातों में शामिल किया। आप जजेस आपके सामने वो लेटर लिख रहे हैं कि वीडियोज लगाई जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, तो नजर नहीं आ रहा कि लोगों से जबरदस्ती जो है ये सारा कुछ काम करवाया जा रहा है, और साथ पैसों के भी लालच दिए जा रहे हैं, अगवा भी किया जा रहा है कि आप उस पार्टी में जाएं, इस पार्टी में जाएं। और ये एक नहीं है, बेशुमार मिसालें आपके सामने। हाजी इम्तियाज को पिछले दिनों गायब किए रखा, आप सारी दुनिया ने नहीं देखा। इसी तरह से और कितने MNAs को उन्होंने उठा के रखा है। तो ये सारा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो हुक्मरानी होती है ना, ये जो ताकत होता है, उसके नशे में धुत जो इंसान होता है ना, वो फिर नहीं चाहता कि वो जो है ताकत उससे छीनी जाए। बिहार साहब, ये अभी इन्होंने जिक्र भी किया तोशाखाना केस का, तोशाखाना 2 जिसको हम कहते हैं रेफरेंस को, इससे ये नैब तरामीम आने के बाद, फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट से, अब चूंकि ये नैब का दायरा कार नहीं बनता, तो नैब कोर्ट ने इसको FIA की अदालत को मुंतकिल कर दिया है। एक उस पर ओपिनियन ये है कि ये मुमकिन नहीं था, ये हो नहीं सकता था, नैब को चाहिए था, नैब कोर्ट को, कि वापस नैब के पास भेज देता। माजी में हमने देखा है इस तरह, लाहौर में हमजा शहबाज का केस भी किया था कि वापस आप नैब कोर्ट वापस नैब को भेज देती है। तो सही तरीका क्या था? क्या नैब कोर्ट जो है वापस नैब को भेजती, या डायरेक्ट FIA को भेजा जा सकता था? देखिए, असद ये है कि जो पहली नैब के अंदर मेजर सर्जरी की अमेंडमेंट्स आई थी, वो PTI के दौर के अंदर 2019 में आई थी, और उसके अंदर तकरीबन 14 के करीब MC अमेंडमेंट्स थी, और उसके अंदर भी ये शामिल था कि जिसके अंदर कैबिनेट का डिसीजंस भी था, एक 500 मिलियन का फिगर भी आया था, क्लास C से रिलेटेड आया था। आज भी अगर आप वो सारी स्टोरीज देख लें तो उसमें आएगा, और उसमें भी ये आया था कि जो केसेस नैब की जुरिस्डिक्शन के नहीं हैं, जो आपके टैक्स के हैं या बैंकिंग के हैं या आपके SCCP के हैं, वो मुतलका फोरम की तरफ चले जाएंगे। अब 2022 के अंदर जब अमेंडमेंट आई जून 22 2022 को, और उसके बाद 12 अगस्त 2022 को आई, तो एक ये वैक्यूम था कि जिसके अंदर ये मामला था, रिटर्न ऑफ रेफरेंसेस था, और फर्दर जो था उसकी कोई जगह का जिक्र नहीं था। इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई, और उन्होंने कहा कि ये किस तरह मुमकिन है कि आप अगर एक केस को रिटर्न करते हैं तो उसने किसी न किसी तक तो जाना है, जुर्म तो हुआ है, इशू जुरिस्डिक्शन का या उसकी कॉग्निजेंस का है। उसके बाद ये है कि ये दोनों जो मिली अमेंडमेंट्स थी, पहले PTI के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे, उन्होंने इमरान खान साहब ने, उन्होंने 25 जून को इसको चैलेंज किया, जो पहली थी,
उसके बाद जब दूसरी अमेंडमेंट आई उन्होंने चैलेंज किया, जो 5 मई 2023 को आई थी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट भी आई है, उसको किसी जगह चैलेंज नहीं किया गया और उसके अंदर सीधा वे आउट था कि बजाय वो चीज़ जो है कि वापस नैब की तरफ जाए, तो ये नैब कोर्ट की कॉम्पिटेंस लीगल है कि उस केस को जो मुतलका फोरम है उसको भिजवाए। उसमें FIA भी शामिल है, उसमें बैंकिंग ट्रिब्यूनल भी शामिल है, उसमें आपके टैक्स ट्रिब्यूनल्स भी शामिल है, उसके SCCB भी शामिल है। तो ये लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एक चीज़ थी उसके मुताबिक जो है ये आज फैसला एक आया है। हाँ, एक चीज़ है कि इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है अगर उन्होंने गलत किया है। नहीं, लेकिन क्या उनका जब एक अदालत का दायरा इख्तियार ही नहीं बनता तो क्या वो फिर असल वो दायरा, ऐसा देखें, वो जो दायरा इख्तियार है वो आपको उसी नैब लॉ के अंदर दिया गया ना। अब 5 मई 2023 को जो सेक्शन 4 के नीचे अमेंडमेंट्स आई हैं उसके अंदर उस अदालत को इख्तियार दिया गया है कि पहले ये था कि जब वो रेफरेंस आप वापस भिजवा रहे थे उस अमेंडमेंट के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये आर्गूमेंट आया कि क्या नैब एक डंपिंग ग्राउंड है, क्या नैब ने उसको अपने पास रखना है। उसके ऊपर मैंने आपसे कहा ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई कि यह मुमकिन ही नहीं है कि अगर कॉग्निजेंस आया है तो वो FIA का हो सकता है, बैंकिंग का हो सकता है, टैक्स का हो सकता है। उसके लिए जब मई के अंदर अमेंडमेंट आई 5 को, उसके अंदर ये नैब को, ये अदालत को कह दिया गया कि या नैब खुद वापस एप्लीकेशन दे के कर ले, या फिर अदालत ये है कि बजाय डंपिंग ग्राउंड के अंदर जाने के वो जो मुतलका फोरम है उसको भिजवाए। अब नैब कोर्ट ने अगर जजमेंट ऑर्डर किया है, इनकी एक एप्लीकेशन आई है और दूसरी 190 मिलियन पाउंड्स की मेरे ख्याल सुबह लगी हुई है, तो अगर उसने एक फैसला दिया है तो वो अपीलेबल फैसला है। आप इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं कि उन्होंने गलत इस्तेमाल किया है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर नैब कोर्ट ने आज जो ऑर्डर पास किया है वो एज पर अमेंडमेंट जो 5 मई 2023 को आई है उसके मुताबिक उसने जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल की है। अगर आप उस जुरिस्डिक्शन से एग्रीव्ड हैं तो आप उसको हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं। सही है, ये रास्ता तो मौजूद होता ही है। तोशाखाना 2 के हवाले से कि नैब कोर्ट ने जब उनके अब दायरा इख्तियार नहीं बनता नैब तरामीम आने के बाद, तो क्या उनको वापस नैब को भेजना चाहिए था या दूसरी अदालत को मुंतकिल कर सकते थे? हाफिज एहसान साहब का कहना है कि उनका ये इख्तियार है, वो कर सकते हैं। नहीं, मैदर पंजोता साहब, आपकी क्या राय है? ये ठीक किया अदालत ने? बिल्कुल गलत किया जी। फवाद चौधरी साहब की मैं ट्वीट देख रहा था जो कि कल आपके जलसे में भी मौजूद थे, वो ये कहते हैं कि जी जब इख्तियार समाअत ही नहीं बनता तो वो सिर्फ नैब को वापस भेज सकते थे, FIA को नहीं भेज सकते। बिल्कुल नहीं भेज सकते थे। उसकी रीज़न ये है कि आज मुकम्मल तौर पर हमने अदालत को असिस्ट किया। पहली बात तो ये है कि जाकर नैब की जो टीम थी, प्रोसिक्यूटर्स थे, उन्होंने जाकर अदालत से सदा की कि ये जो 2 करोड़ और 20 लाख नहीं 3 करोड़ और 20 लाख का ये केस बनता है, तो लिहाजा 50 करोड़ से नीचे वाले केसेस आपको पता है कि नैब के दायरा इख्तियार में नहीं है। तो उन्होंने कहा जी कि ये उस दायरा इख्तियार में नहीं आता, तो लिहाजा इसको ट्रांसफर कर दिया जाए। अब ये हम नहीं कह रहे कि ये दायरा इख्तियार में नहीं था, बल्कि वो कह रहे हैं। ये बात बहुत अहम है क्योंकि ये दो सारे कह रहे थे जनाब के इमरान खान खुद ही उसके बेनिफिशरी और बेनिफिट ले रहे हैं। इमरान खान साहब ने आज हमारी तरफ से क्या मौक़िफ़ था? आज हमारी तरफ से मौक़िफ़ ये था कि जो बेल्स हैं, पोस्ट अरेस्ट बेल्स हैं, उनको डिसाइड किया जाए। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त जो है वो खान साहब और बीबी साहबा दोनों जो हैं वो जुडिशल कस्टडी में है इस कोर्ट की, और इस कोर्ट की कस्टडी में हम आए इस्तदा लेकर कि वो जो दरखास्तें हमने दी हैं उसको डिसाइड किया जाए, ना कि इसको ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि आपके पास इख्तियार नहीं है। अगर किसी जज जो है वो उसके पास कोई केस लगा होता है और दूसरी अदालत में उसने ट्रांसफर करवाना होता है तो वो खुद नहीं कर सकता, उसके लिए भी हाई कोर्ट है। अब नैब तरमीम के बाद वापस नैब तरमीम के बाद में वहां पर कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ कि वही इत्तेसाब अदालत उसको ट्रांसफर करके FIA को अब आपकी राय है कि ये दूसरा आपके पास और हुकूमत एक फ्रेश जो है वो अब इसके अंदर अहम चीज देखें, जो कह रहे थे, नारे लगा रहे थे इमरान खान रिलीफ रहा है। इमरान खान का केस जो है वो FIA के अंदर तो रिलीफ मांगा है। मेरी सुन लेना, 190 मिलियन इमरान खान का तो केस जो है वो FIA में चलने लगा, FIA में लेकर जा रहे हैं। तो क्या इमरान खान का केस खत्म हो गया? क्या खान साहब और बीबी साहब बाहर जो उनके ऊपर एलिगेशन, जो उनके ऊपर कसूर बनाया गया था, वो केस इसी तरह से एक फॉर्म नहीं तो दूसरा। नहीं, और वो उन्होंने कहा है हमने मेरिट के ऊपर बरियत भी वो जो नहीं, मेरिट पे नहीं, आपने ये कहा है कि नैब तरामीम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं है। नैब तरामीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो चूंकि इसमें काबीना के
इसके अंदर जो हमने जिक्र किया है वो उस फैसले का जरूर जिक्र किया है, लेकिन 265 की जो दरखास्त दी गई है उसके तहत हमने ये कहा है कि बरियत की जाए, क्योंकि जो शवाहिद हैं, जो एविडेंस रिकॉर्ड करवाई गई है, जो बयानात हैं, जुबैदा का है या परवेज खटक का है या आजम खान का, ये एक ग्राउंड है या नहीं है कि नैब तरामीम में अब चूंकि काबीना के फैसलों का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, ये ग्राउंड तो है ना? नो, हमने बरियत की दरखास्त जो आईओ जो गवाह हुए हैं उस बुनियाद के ऊपर मांगी है, और वहां पर भी हमने ये इस्तदा की है कि इसको हम ये नहीं कह रहे कि मेंटेनेबिलिटी की बुनियाद के ऊपर इसे बिल्कुल खत्म कर दी जाए, बल्कि ये इस स्टेज के ऊपर आ चुका है केस, क्योंकि जितना ट्रायल हुआ है फाइनल मराइल के ऊपर है, तो ये केस अगर 1 महीना बाद भी जाकर डिसाइड होता तो ये केस जो है इसके अंदर सजा नहीं हो सकती, तो लिहाजा बरी किए जाए। दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के अंदर तरमीम की गई है उसके तहत पुराने केसेस के अंदर भी नवाज शरीफ, जरदारी उन सबको जो है क्लीन चिट दे दी गई है। हमें ये बता दें, दिखा दें कि किसी जगह के ऊपर उनका केस FIA के अंदर गया है या नवाज शरीफ की या आसफ की या इनकी गिरफ्तारी डाली गई है, कहीं पर है? तो फायदा तो वो ले रहे हैं। इमरान खान तो जेल में, एक नहीं तो दूसरी जगह चला रहे हैं, लेकिन उसको तो रिलीज नहीं कर रहे। एक एक लम्हे जब आपको पता है जो कि आपको रिलीज नहीं किया जाएगा इमरान खान को, तो जब पता है तो फिर आप ये नैब तरामीम का हवाला देकर बुनियाद बनाकर क्यों दरख्वास्त दायर कर रहे हैं? पहली बात यह है कि मुल्क का कानून इस वक्त बन चुका है, लेकिन हमने इस्तदा किया है कि ये केस जो है इसके अंदर ये शवाहिद और ये चीजें आई हैं, तो लिहाजा ये केस हम चाहते हैं कि इसको जो है वो 265 के अंदर बरी इसके अंदर किया जाए, ना कि हम चाहते हैं कि मेंटेनेबिलिटी क्लीन चिट दी जाए। क्लीन चिट नहीं मांग रहे, इस कानून के मुताबिक क्लीन चिट नहीं मांग रहे, काबीना के फैसलों का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया है, लेकिन वो तरमीम हुई है ना। मैं अब आपको बताऊं, ये जो अमेंडमेंट्स भी आई थी ये भी 2019 के अंदर PTI ने के दौर में आई थी पहले कि जी कैबिनेट के फैसलों के, मुझे याद है लाहौर में जब उनका हमजा शहबाज साहब का रमजान शुगर मिल का केस चल रहा था तो उन्होंने इनिशियली फैसला किया कि इसे वो बेनिफिट करें, बाद में उन्होंने कहा कि जी हम नहीं करते। लेकिन उसके अंदर ये था कि उस दौर के अंदर भी था कि अगर उस कैबिनेट का फैसला है या उस इन्होंने तो ज़्यादा उसको एलेबोरेट कर दिया, जिसमें आपके NFC भी डाल दिया, कमेटीज़ भी डाल दी, SOEs भी डाल दी, और ये पिछला भी यही था। उसके अंदर ये था कि अगर आपने इंडिविजुअली रेसिप्रोकली कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं लिया तो आपको ये इम्यूनिटी है कि नैब इसके कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। ये पहले भी था, ये अभी भी उस चीज़ के अंदर है। अब यहाँ पे 2 तरह के केसेस हैं। एक वो केसेस हैं जो सेक्शन 5 का है, जिसके अंदर एक थ्रेशहोल्ड है 500 बिलियन का। उसके अंदर ये है कि उसका कैबिनेट का उसकी ज़रूरत नहीं है। 500 मिलियन के ऊपर ये है कि नैब दायरा इख्तियार न रखता था एज पर लॉ 1985 से, चूँकि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। जब नैब इख्तियार नहीं रखता तो आपकी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नहीं है, इसलिए स्ट्रेट अवे जो है वो 500 मिलियन वाला आ गया। अब उसके अंदर लॉ ने ये कह दिया कि अगर वो किसी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर पेंडिंग प्रोसीडिंग चल रही है, अगर इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन नैब के पास है, तो वो उसको रेफर कर देगा। लेकिन अगर मामला जो है वो अदालत के अंदर है तो अदालत जो है उस कॉम्पिटेंट फोरम को भेज देगी, वो जो मैंने आपको 3 का। अब दूसरा आ गया 190 मिलियन का। अब 190 मिलियन पाउंड्स के अंदर जो है उसकी भी वो पहली तरह और अब की अमेंडमेंट के अंदर कोई खास फर्क नहीं है। अब भी ये है कि अगर आपका कैबिनेट का फैसला आया है तो आपको इम्यूनिटी है, नैब कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन ये है कि अगर आपने उस फैसले की बुनियाद के ऊपर कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स है, और वो दोनों तरह हो सकते हैं, आपके एसेट्स भी हो सकते हैं, आपकी अमाउंट भी हो सकती है, तो उस सूरत के अंदर आप जो सेक्शन 4 आया है उसका एडवांटेज नहीं ले सकते। अब इस केस के अंदर यह है कि उस कैबिनेट के फैसले के साथ साथ 190 मिलियन पाउंड के साथ साथ एक पैरेलल जो है वो आपका अल-कादिर ट्रस्ट वाला मामला चल रहा है, और तकरीबन दोनों के फैक्ट्स जो हैं वो एक ही तरह। अगर आप दोनों की चार्जशीट देखें, एक तरफ ये कहा गया है कि 190 मिलियन पाउंड्स की वजह से अल-कादिर ट्रस्ट बना है, और दूसरी तरफ ये कहा गया है कि अल-कादिर ट्रस्ट जो है वो रीजन बना है आपके 190 मिलियन पाउंड्स का कैबिनेट का फैसला। अब इन्होंने एक एप्लीकेशन दे दी है। अगर ये सिर्फ 265K की एक्विटल की एप्लीकेशन के अंदर रहते हैं कि जी मेरिट बेस्ड है, तो फिर जो नैब की अमेंडमेंट्स आई हैं सेक्शन 2 और 4 के नीचे, या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसकी इमीडिएट बाद उसका जिक्र करना मुनासिब ही नहीं था। लेकिन अगर उन्होंने इस चीज़ के अंदर जिक्र कर दिया है कि मेरिट्स पे भी गए हैं और लॉ पे भी गए हैं, अब फैसला अदालत ने करना है कि क्या वो जो कैबिनेट का फैसला था उसका ऑफशूट अल-कादिर ट्रस्ट है। अगर वो अल-कादिर ट्रस्ट कहते हैं कि उसका ऑफशूट है, इस ट्रांजैक्शन है, तो फिर ये मामला चलेगा। लेकिन अल्टीमेटली मैं इसके अंदर समझता हूं कि ये मामला जो है, जो उन्होंने एप्लीकेशन दी है,
इसके अंदर जो भी फैसला आएगा ये फिर हाई कोर्ट के अंदर जाएगा, और अगर कोई उससे अग्रीव दोनों में है, चाहे नैब है या है, तो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा। एक सुकून नहीं है कि एक शख्स फर्ज करें बंद लिफाफे में कैबिनेट से कोई चीज अप्रूव करवा लेता है, अपने जाती फायदे के लिए करा लेता है, अब उसको काबीना का तहफुज हासिल हो गया, अगर उसने करप्शन भी कर ली है। नहीं, वो नहीं है तहफुज ना। देखें, आपका ये है, आपका जो रूल 16, 17 और 18 जो है, जो हमारा रूल्स ऑफ बिजनेस कैबिनेट को डील करता है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करता है, उसके अंदर एक प्रॉपर तरीका है कि आपने कैबिनेट के अंदर केसेस को किस तरह प्रेजेंट करना है, उसका एजेंडा किस तरह बनेगा, मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज किस तरह लेके आएगा, उसके बाद उसकी डिस्कशन एक पूरा 16, 17, 18 के अंदर है। अब अगर उसका प्रोसीजरल लैप्स आता है तो वो इतना मायने नहीं रखता कि आपने यकदम कर दिया, लेकिन उसके अंदर यह है कि कोई मॉनेटरी बेनिफिट आता है, जिसकी तरफ आपने भी कहा है ना, उसको पीटीआई ने 2019 के अंदर नहीं देता, ना पीटीआई ने प्रोटेक्शन दी थी उस दौर के अंदर जो 2019 के अंदर ऑर्डिनेंस आया था, ना इस ऑर्डिनेंस के अंदर प्रोटेक्शन। ये किस तरह मुमकिन है असद कि कैबिनेट या आपकी एनएफसी या कमेटीज रिपोर्ट या आपके एसओजी गलत फैसला करें और आप सिर्फ ये कह दें कि जी चूंकि मुझे लॉ ने प्रोटेक्ट किया है कि एक कलेक्टिव फैसला आया है तो उस हद तक मुझे, हाँ, उस कलेक्टिव फैसले के अंदर यह है कि अगर 12 बंदे वहां पे बैठे हैं, उनमें से 10 जो हैं उनको कोई रिलीफ नहीं मिला और 2 ने उसके अंदर से रिलीफ लिया है, तो वो दोनों के दोनों जो हैं वो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल आएंगे और 10 जो हैं उस चीज का बेनिफिट लेंगे कि जी हमारा तो इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है, जिन्होंने लिया है। तो वो रेसिप्रोकल क्लॉज जो है मौजूद है। और मैं ये समझता हूं कि इस स्टेज के ऊपर कि जब आप हाई मॉरल ग्राउंड के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इन्हीं अमेंडमेंट्स को लेके गए थे, जब बजाते खुद आपने इसको बनाना था तो इन्होंने बड़ी अर्ली कर दी है 265K की एप्लीकेशन को मूव करना। जब आपका आईओ फाइनल होता, उस फाइनल होने के बाद जो है फिर आप उस चीज के अंदर जाते कि हमें किस पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन चूंकि अब नैब ने इसके अंदर मुखालफत की है, अब दोनों सूरतों के अंदर जो मामला है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगी कि सेक्शन 2 या 4 का बेनिफिट जो है मिलता है प्राइम मिनिस्टर को मिलता है या नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में। आज का सबसे बड़ा मौजूद तो यही है कि जजों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करनी है और उसके लिए एक 2/3 अक्सरियत के साथ एक तरमीम आना होगी। उसके लिए पीपल्स पार्टी का साथ होना, और बल्कि जरदारी साहब ने तो पिछले दिनों मौलाना से मुलाकात भी की थी, नंबर पूरा होने के दावे किए जा रहे हैं। आपकी मुलाकात भी हुई है सदर साहब से, शायद होने जा रही है। क्या अपडेट्स है, नंबर पूरा हो चुका है 2/3 अक्सरियत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, अभी मैंने ना आपके इस प्रोग्राम के बाद जो है वो जाना है उधर प्रेसिडेंसी में, और अभी तो मैं उस पर कोई जो है इस तरह ओपन तबसरा नहीं कर सकता कि नंबर पूरा हो चुका है या नहीं हुआ, कौन सी तरमीम करनी है कौन सी नहीं करनी, क्योंकि अभी उसी सिलसिले में मीटिंग है, उसमें जाके उसके बाद कोई बेहतर तरीके से जो है वो बात करने की। आप ये कह रहे हैं कि जो मुलाकात आपकी होने जा रही है वो इसी सिलसिले में होने जा रही है? यकीनन सिलसिला तो कोई अहम ही है, अब वहां जाएंगे तो फिर पता लगेगा। तो गवर्नर साहब, ये जो जजों की मुद्दत में मुलाजमत तौसीह है, उस पर क्या काजी फायज ईसा साहब के हवाले से पीपल्स पार्टी में इस बात पर गौर खौज हो रहा है कि काजी साहब ही कंटिन्यू करें? क्योंकि उन्होंने कुछ रिपोर्टर से बात करते हुए भी कहा कि मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता। देखिए, काजी साहब की आज मैंने भी वो स्टेटमेंट उनकी देखी। मैंने जैसे आपको कहा कि आज तक अभी तक जो है वो इस जजेस की तोसी के हवाले से कोई बातचीत पीपल्स पार्टी में नहीं हुई। अभी हमने जाना है, अहम मीटिंग है, उसमें चीज़ें सामने आएंगी। उसमें अगर ये बात होती है कि जजेस के जो तोसी है उम्र बढ़ाने की या कोई जो भी उसमें कोई तरमीम है, कोई चीज़ वहाँ पे होगी, तो मैं बड़े क्लियरली और बड़े ओपन तरीके से आपसे बात कर सकूंगा। आज के दिन तक अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस सिलसिले में पार्टी में के अंदर कोई डिस्कशन नहीं। ठीक है, गवर्नर साहब ये बताइए कि पंजाब में पीपल्स पार्टी जो है वो मरियम नवाज साहिबा की जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी से मुतमईन है? देखिए, मरियम नवाज साहिबा की जो कारकर्दगी है उस पे हम मुतमिन हों या ना हों, ये तो एक अलहदा चीज़ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम नून लीग की कोलेशन में हैं, हम इस कोलेशन को चलाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इनकी ये गवर्नमेंट जो है वो 5 साल तक चले। उसमें ड्राइविंग सीट पे नेशनल में भी नून लीग है और पंजाब में भी नून लीग है।
तो अब ये तो उन पे पूरी जिम्मेदारी ऐड होती है, उनको सोचना पड़ेगा कि वो अपनी कारकर्दगी उस स्टेज तक लेके जाएं ताकि ये चीज़ें भी बेहतरी की तरफ आगे चलें, मुल्क के लिए भी डिलीवर हो सके, सूबे के लिए भी कुछ हो सके, और आवाम जो बेचारी इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में है उनके लिए भी कोई बेहतरी आ सके। और फिर कल अगर इसी कोलेशन को चला के अपने टाइम के बाद हम लोगों के पास जाएं तो लोगों के पास हम अच्छे तरीके से जा सकें। तो मरियम नवाज साहिबा कोशिश कर रही हैं, हम भी रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो देखते हैं। तो अभी उनको टाइम देना चाहिए कि वो अपनी जो एक रोड मैप है, जो एक विजन है, मियां नवाज शरीफ साहब साथ बैठे हुए हैं, और मरियम नवाज साहिबा की जो फैमिली है एक लंबे अरसे से जो है वो पंजाब में चीफ मिनिस्टरशिप उनके पास है, अब प्राइम मिनिस्टरशिप भी उनके पास है, तो एक बहुत बड़ा तजर्बा है। और हम ये तवक्को कर सकते हैं कि उस तजर्बे के बाद हिम्मत करें और अच्छी नीयत से आगे बढ़ने की कोशिश करें और डिलीवर करें। अगर डिलीवर ना कर सके तो फिर माफ़ी की गुंजाइश कोई नहीं। ये तो आप सरदार साहब, आपके ज़ाहिर है आपके यहाँ ये डिस्कस होता होगा कि आप अगरचे हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन एक तरह से आपकी सपोर्ट ही से हुकूमत चल रही है। तो अगर ये हुकूमत परफॉर्म नहीं करती या लोगों के मसाइल को हल नहीं करती तो इसका बर्डन आपके ऊपर भी आएगा। ये सिर्फ नून लीग के ऊपर नहीं जाएगा, पीपल्स पार्टी के ऊपर भी बर्डन आएगा। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो परफॉर्म करें ताकि आपकी जो रेटिंग है पंजाब में वो भी बेहतर हो, पीपल्स पार्टी की उसकी साख भी बेहतर हो। तो ये कितना बड़ा कंसर्न है पीपल्स पार्टी का पंजाब में? बिल्कुल, बहुत आपने अहम बात की और बिल्कुल आपने सही बात की, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। और पीपल्स पार्टी इसी वजह से बार बार हमसे पूछा भी जाता है कि आप जो है वो कैबिनेट में शामिल नहीं हो रहे और पूरी तरह साथ नहीं चल रहे। तो उसकी वजह है, पीपल्स पार्टी ये चाहती है, एक तो शुरू में हमारा एक डिसीजन हो गया CEC में कि हमने कैबिनेट में नहीं शामिल होना। अब अगर उसको हम रिव्यू करें तो हमें दोबारा उसी फोरम पे जाना पड़ेगा और इजाज़त लेना पड़ेगी, और पार्टी अगर ये समझेगी जाना है तो फिर हम ज़रूर उसमें शामिल भी हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि हम इस कोलेशन में शामिल हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं वफाकी लेवल पे भी और पंजाब लेवल पे भी, और हम ये चाहते हैं कि डिलीवर हो। तो बिल्कुल अगर हम पूरी तरह उसमें शामिल नहीं भी हैं तो हमें उनकी अच्छाई और उनकी बुराई दोनों सूरतों में हम साथ शामिल तो हैं। तो हमारी ये पूरी कोशिश है कि वो डिलीवर करें। इसीलिए आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल साहब ने भी कुछ थोड़ा नाराज़गी का इजहार किया, फिर पंजाब लेवल पे मैंने भी बहुत दफ़ा उस चीज़ का इजहार किया, और तवातर से हमारी मीटिंग्स भी जो है वो वहाँ पे हो रही हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उसमें अपना कंसर्न ज़ाहिर किया और उन्होंने इसहाक डार साहब को पंजाब में भेजा। उस पर पिछले 8-10 दिन में 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, अभी फिर होनी है। तो पीपल्स पार्टी का इस पर पूरा जोर है कि डिलीवर किया जाए, और ये नहीं देखा जाए कि ड्राइविंग सीट पे नून लीग बैठी है तो हम खामोशी से कोने पे बैठ जाएं और सिर्फ बैठ के तमाशा देखें, क्योंकि ये अब तमाशा देखने का टाइम नहीं है। मुल्क की सूरत हाल बड़ी नाजुक है। सियासी तौर पे तो आपने ठीक कहा, ठीक है, हमने गेन करना है, हमने अपनी स्पेस लेनी है, हमने बेहतरी की तरफ जाना है, लेकिन सारी चीज़ें तब हैं जब ये मुल्क है। तो सबसे पहले तो मुल्क के बारे में सोचना है। उसके लिए अगर हमारे वोट्स कुर्बान होते हैं, हमने पहले भी किए, आइंदा भी करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मुल्क ठीक हो, और मुल्क तब ही ठीक होगा जब जो है वो ये जो गवर्नमेंट कोलेशन गवर्नमेंट है ये चलेगी, सियासी तौर पे मुल्क स्टेबल होगा। सियासी तौर पे स्टेबिलिटी आएगी तो हर तरफ से आप इकानमी को, दहशतगर्दी को, बहुत सारी चीज़ों को आप जो है वो बेहतर कर सकते हैं। आपसे सरदार साहब एज अ गवर्नर सदर साहब की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं या क्या जिम्मेदारी आपको खास तौर पर दी गई है पार्टी के हवाले से, सूबे के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से? आपका फोकस किन चीज़ों पर है? सदर साहब की तरफ से एम्फसिस किस बात पर है? देखें, उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो एक पॉलिसी है जो सामने हमें नज़र आ रही है, और जैसे मैंने बहुत सारी जगह पे कहा कि ये नून लीग के साथ हमारा जो अलायंस है ये मोहब्बत या शौक़ का अलायंस नहीं है, ये मजबूरी का अलायंस है, कि इसके अलावा कोई हल नहीं है मुल्क के लिए, कि किसी न किसी 2 पार्टीज़ को मिल के चलना है तो ये चीज़ें आगे चलेंगी। सबसे पहली बात यह है कि मैंने हैसियत गवर्नर पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूँ पंजाब में, तो मैंने कोशिश करनी है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पुल का किरदार अदा करना है, और कोशिश करनी है चीज़ों को बेहतरी से आगे चलाने की कोशिश करनी है।
कोशिश करनी है, इस कोलेशन को आगे चलाना है, गवर्नमेंट को आगे चलाना है। और इसमें ये नहीं है कि मैंने अपनी पार्टी की स्पेस नहीं लेनी। पीपल्स पार्टी एक हकीकत है, पीपल्स पार्टी पंजाब की पार्टी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी को पंजाब में ही इसकी बुनियाद रखी और हमेशा पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब से अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करती रही। अब मेहनत से अपने लोगों को, जो हमारे पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है वो पंजाब के हर कोने में मौजूद है। सिर्फ किसी भी वजह से एक लंबी डिबेट है, उसके लिए शायद टाइम नहीं है कि क्यों वर्कर डिसहार्ड होकर घरों में बैठ गया या साइड पे हो गया, उसको तकड़ा करना है। किसी हद तक तो वैसे पीपल्स पार्टी ने माजी की निस्बत तो, यानी आप 2018 की निस्बत तो शायद रिवाइव किया ही है, उसके मुकाबले में तो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक थोड़ा बढ़ा ही है, वजह उसकी कुछ भी हो। लेकिन सरदार साहब, अब ये बताइए कि अभी तक का जो आपका साथ सफर गुजरा है नून लीग के साथ अभी तक पंजाब में, उसको आप कैसे एनालाइज करते हैं कि उसका पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पर फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? देखिए, अभी तक का जो सफर गुजरा है ना, आज के दिन तक जब आपके सामने मैं बैठा हुआ हूं, कल कोई डेवलपमेंट हो जाए, बेहतर हो जाए, बहुत अच्छा है। और जैसे मैंने आपको कहा कि हमने बहुत सारी अपने मसाइल जो हैं, बहुत सारी हमारी चीज़ें जो हैं उनको साइड पे रख दिया है, सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए, मुल्क को बेहतर करने के लिए। आज के दिन तक जो मेरे कम से कम ये 4 महीने हुए हैं नून लीग से, कोलेशन से, चीज़ें कोई आगे उस तरीके से बढ़ नहीं सकी बेहतर तरीके से। अब मैं ये तवक्को करता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पीपल्स पार्टी के जिनको मैं सच्ची बात करने का आदी हूँ, उनको अभी भी ये तवक्को नहीं है कि इसमें कोई बेहतरी आएगी। लेकिन मैं, ब्लॉकेज कहाँ पर है सर? क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही? रुकावटें क्या हैं? रुकावटें ये हैं कि जो चीज़ें, एक आपको पता है एक एग्रीमेंट लिखा गया पहले, इस कोलेशन गवर्नमेंट से पहले जब इसकी बुनियाद रखी गई, जब काफ़ी उस पर बातें हुई, तो एक रिटर्न मुआहदा हुआ और फिर चीज़ें 2-3 महीने उसमें, फिर अभी आपने देखा ये बजट इजलास, इसके बाद फिर जो है वो मसला बना, हमारे चेयरमैन साहब ने जो है नाराज़गी का इजहार किया, फिर दोबारा उस एग्रीमेंट को लिखा गया और ज़बानी बातों पे नहीं, ये 2 एग्रीमेंट लिखे गए हैं। और वो जो पंजाब के लिए चीज़ें तय हुई उनको आगे बढ़ाना है, अभी तक वो उस तरीके से आगे बढ़ नहीं रही। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है। आपके ख्याल में सर आगे ना बढ़ने की गवर्नर साहब वजह यह है कि नून लीग कर नहीं सकती, उनकी मजबूरियां हैं, या वो करना नहीं चाहते अपने सियासी फायदे के लिए? देखिए, अब ये मैं इस पे ना कोई उस तरह तबसरा नहीं कर सकता कि वो कर नहीं सक रहे या करना नहीं चाहते। हमें तो ये है कि हमारे साथ जो मुआहदा उन्होंने किया है वो उन्होंने करना है, और हमारा तो अगर गिला शिकवा होगा तो उन्हीं पे होगा कि अगर वो नहीं कर रहे तो इसका मतलब है उनके अंदर कोई ख़राबी है। हम किसी और तरफ नहीं देख रहे, हमारा एग्रीमेंट उनके साथ हुआ है, हम चाहते हैं उस एग्रीमेंट पे वो कायम रहे, चीज़ों को आगे बढ़ाएं। मुझे आज के दिन भी ये तवक्को है कि इंशाल्लाह चीज़ें आगे, हालांकि आपके साथियों को तवक्को नहीं है, आप ये कह रहे हैं पंजाब में? मेरे बहुत सारे साथियों को तवक्को नहीं है, एक को नहीं, बहुत सारे। कल भी हम गवर्नर हाउस में बैठे हुए थे, तो जब डिस्कशन हो रहा था तो मैंने कहा कि अब चीज़ें जो है वो बेहतर होने की तवक्को है और मुझे ये उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होगी। तो वहाँ पे जो हमारे पीपल्स पार्टी के सीनियर क़यादत की पंजाब की बैठी हुई थी, तो उन्होंने मेरे पे गिला किया जी कि गवर्नर साहब को ये नज़र आ रहा है लेकिन हमें इसकी कोई तवक्को नहीं है। तो लेकिन तो गवर्नर साहब, अब ये जो 2 तहरीरी मुआहदे हैं आपके नून लीग के साथ, अगर उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता, बात आगे नहीं बढ़ती, जो कि आप अकेले समझते हैं कि बढ़ सकती है, अगर नहीं होती तो क्या होगा फिर? नहीं, इंशाल्लाह बात आगे बढ़ेगी और बात को आगे बढ़ाना है। देखिए, इसके अलावा तो हल कोई नहीं है ना। अगर बात आगे नहीं बढ़ेगी तो सिर्फ पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग का नुकसान नहीं होगा, मुस्लिम लीग नून का नुकसान नहीं होगा, मुल्क का नुकसान होगा। और मेरा ख्याल है इस पे नून को भी यकीनन इस चीज़ की सोच ज़रूर होगी और उन्हें इस पे सोचना पड़ेगा, चीज़ों को इंशाल्लाह आगे बढ़ाना है और इंशाल्लाह जैसे मैंने आपको कहा चीज़ें आगे बढ़ेंगी, इंशाल्लाह ज़रूर बढ़ेंगी। सही है। सरदार साहब, पंजाब में बिजली का जब अनाउंसमेंट हुई रिलीफ के लिए, सब्सिडी दी गई, तो सिंध से हमें कुछ बयानात सुनने को मिले। सिंध के चीफ मिनिस्टर ने कहा ये बेवकूफ़ाना ऐलान है। बाद में फिर हमने IMF की रिजर्वेशंस भी देख ली तो पता चला कि वाकई ये कोई इतना वाइज डिसीजन नहीं था। क्या इस सिलसिले में पंजाब में आपने इस मामले पर कोई कॉमेंट किया था हुकूमत के साथ, या उनको कहा था कि आप गलत कर रहे हैं? चूंकि सिंध में तो सिर्फ स्टेटमेंट दी जा सकती थी ना, आप तो अपनी राय भी दे सकते थे उन्हें।
जी बिल्कुल, मेरी राय भी बिल्कुल वही है जो अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ओवरऑल एक राय है। मेरी थोड़ी सी उसमें ये है कि मैं जब जाता हूँ अपने एरिए में या वैसे भी मेरे पास गरीब लोग आते हैं तो उन बेचारों के लिए बड़ी मुश्किल है, और ये बिजली का बिल जो है आज के दिन गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। मैं फिर भी उसको थोड़ा सा उस पर राय में रहता हूँ कि चले ओवरऑल तो ये डिसीजन ठीक नहीं है, मुल्क के हवाले से देखें, इकॉनमी के हवाले से, ये चीज़ों को वो एक लंबी डिस्कशन है, लेकिन चले ऊपर तो जो कुछ होता है होता ही रहता है। गरीब आदमी कम से कम चले 2 महीने कुछ सुख का सांस ले लेगा, ठीक, लेकिन परमानेंट हल तो नहीं है, सबके सामने है। परमानेंट हल होना और चाहिए। जो इमरान खान साहब ने जो 10 रुपए जाते जाते उन्होंने कहा मैं जा रहा हूं तो चलो इनको भी उठा के तंदूर में वही काम तो फेंको, पंजाब 10 रुपए जो, नून लीग ने किया है। तो वही मैं कह रहा हूं कि इस तरह के फैसले कोई ये तो वक्ती तौर सर, ठीक सिर्फ है, ये बता दें आखिर में सरदार साहब, लेकिन इनको परमानेंट हल सरदार साहब सिर्फ ये बता दें कि मौलाना के साथ ताल्लुकात बढ़ने के साथ ही कुछ खबरें आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो गवर्नर है कुंडी साहब, उनकी सीट को खतरे में है, शायद मौलाना के पास चली जाए, इस तरह की कुछ सुनगुन है आप? नहीं, देखें ना, ये तो हमारे प्रेसिडेंट साहब गए मौलाना साहब के पास, वहीं उनकी बातें हुई, पार्टी में अभी तक कोई डिस्कस नहीं हुआ इस मामले में गवर्नरशिप के या किसी से, और मेरा ख्याल है कोई ऐसा मामला नहीं है। मामलात इंशाल्लाह कुंडी साहब ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सरदार सलीम हैदर साहब, गवर्नर पंजाब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।